की जाए। आज ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है कि कैलेंडर बदलो, संस्कृति नहीं। क्या वाकई कैलेंडर बदलने की आवश्यकता है? ये जो अंग्रेजी कैलेंडर जो चल रहा है, ये अंग्रेजी कैलेंडर कितना वैज्ञानिक है, कितना व्यवहारिक है? इसकी व्यवहारिकता जो आज दिखाई देती है कि महीनों को, एक साल को 12 महीने में बांटा गया है, एक महीने को 30, 31, 28, 29 दिन में बांटा गया है, ये कितना वैज्ञानिक है, इसकी हम बात करते हैं। और भारत में अंग्रेजी मानने वाले, अंग्रेजी जानने वाले ये मानते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर के बिना तो काम नहीं चल सकता। क्या वाकई ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है ये कालगणना पर है, ये विज्ञान पर आधारित है, ये गणित पर आधारित है? इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। बड़ी अच्छी बात ये हुई है, पिछले 10, 12, 15 वर्षों में सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार के बाद से लोगों ने अपने स्वदेशी नववर्ष की पहचान करना शुरू कर दिया है। उनके मन में एक बात आ गई है कि कोई स्वदेशी कैलेंडर, कोई विक्रमी संवत, कोई हमारा अपना कोई संवत, हमारी अपनी कोई काल गणना का कैलेंडर कुछ होता था, ये उन्होंने जान लिया है। नहीं तो अब से पहले केवल जब भारतीय त्योहार आते थे या केवल जब कोई संकल्प करवाना होता था या कोई रीति रिवाज का, परंपराओं का काम होता था, तो केवल पंडित भारतीय कैलेंडर की बात करता था। लेकिन आज आम आदमी भी सोशल मीडिया के प्रभाव से ये जान गया है कि हमारी संस्कृति कुछ और है और ये कैलेंडर कुछ और है। तो इस कैलेंडर के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि जो अंग्रेजी लोग अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं, अपने आप को वैज्ञानिक होने का दम भरते हैं, और जिन्होंने पिछले 200-300 सालों में ऐसी संस्कृति ला दी है कि किसी कॉलेज में जाएं, किसी कॉलेज के बच्चों में जाएं, तो वो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में रात को 12 बजे तक नाचते हैं, कूदते हैं, फिर वो पार्टी करते हैं, फिर वो बियर पीते हैं, शराब पीते हैं। कोई एक आध बच्चा ये नहीं करते तो उसको बैकवर्ड समझा जाता है। रात के 12 बजे ऐसा क्या होता है कि देश के अंदर कुछ बदलाव आता हो, कुछ नया होता हो, कुछ मौसम में परिवर्तन आता हो, कुछ लोगों की बैटरी चार्ज होती हो, कुछ शारीरिक परिवर्तन आते हो, मानसिक परिवर्तन आते हो, सामाजिक परिवर्तन आते हो, तो 12 बजे रात को एकदम ये माना गया है कि 31 दिसंबर की रात को 12 बजे साल बदल जाएगा। और मैंने ये देखा कि जिस मोहल्ले में, हरिद्वार में हम रहते हैं, वहां पर भी देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो 8वीं में 7वीं में पढ़ते हैं, वो शाम को मोहल्ले में पैसे इकट्ठे में कलेक्ट करते हुए घूम रहे थे। जब उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि कल नया साल है, तो नया साल है तो पार्टी करनी है, पार्टी करनी है तो इसके लिए हम कलेक्शन कर रहे हैं। अब नया साल क्या होता है, नए साल की वैज्ञानिकता क्या है, नए साल की आवश्यकता क्या है, लेकिन पार्टी के नाम से क्या सिखा दिया गया कि बैलून को फोड़ लीजिए, कोई केक को काट लीजिए, या डीजे लगाकर कुछ भद्दे भद्दे गानों के साथ डांस कर लीजिए। हर बड़े कॉलेज में तो ये होता ही होता है, छोटे छोटे कॉलेजेस के अंदर, छोटे छोटे स्कूल के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर भी ये कल्चर पनप रहा है। तो ये अंग्रेजी कल्चर है, और अंग्रेजी कल्चर में भी ये जो कैलेंडर शुरू हुआ है, इस कैलेंडर की कितनी वैज्ञानिकता है, कितनी तार्किकता है, इसकी भी आज हम बातचीत करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले रोमन कैलेंडर चला था। देखिए, भारत में हजारों लाखों सालों से कालगणना होती रही है। अपने यहां वेद, दर्शन, उपनिषद में रोटी, कपड़े और मकान की चिंता नहीं है। चिंता यही है, डिस्कशन इस बात का है, चिंता नहीं है, बल्कि चर्चा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य कैसे उत्पन्न हुआ, पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई, प्रलय कैसे होगी, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इन सवालों के जवाब हमें अपने दर्शन में, अपने ग्रंथों में, हमारे पूर्वजों के चिंतन में मिलते हैं। और देखिए, कोई भी सभ्यता और संस्कृति जो जंगल में रहती है, जिसको पशु पक्षियों से डर हो, जिसको खाने की चिंता हो, तो वो सभ्यता, वो संस्कृति केवल भोजन की चिंता करती है, भोजन की चर्चा करती है, भोजन की तलाश में सुबह सुबह वो निकल जाते हैं, और शाम तक उनका एक ही उद्देश्य होता है कि आज भरपेट खाना हमें किसी तरह से कलेक्ट करना है, जैसे कि जानवर करते हैं। जैसे पुराने जमाने में हम किताबों में पढ़ते हैं ना कि आदमी गुफा से बाहर निकलता था, पत्थरों से या लकड़ी से वो शिकार करता था, शिकार को कच्चा खा लेता था, फिर एक दिन आग में गिर गया तो भूनकर खाना शुरू कर दिया। या फिर वो लोग अपने आप की रक्षा करने के लिए पेड़ों पर चढ़ते थे, आग जलाते थे, गुफा के अंदर रहते थे, तो वो खुद के खाने के लिए और रहने की चर्चा करते थे। हमारे ग्रंथों में हमारे पूर्वजों ने रहने खाने की चर्चा नहीं की, उन्होंने इस जीवन की, इस जगत की, इस ब्रह्मांड की चर्चा की है, उन्होंने मन की बात की है, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है उसकी बातचीत की है। तो हमने हजारों साल पहले से काल गणना पूरी दुनिया को दी है। हमारे यही से ये काल गणना, ये दिन, ये महीने, जैसे अपने यहां जितने भी वार हैं, सप्ताह के वार हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट जो पूरी दुनिया में दिया गया है वो केवल भारत की ओर से दिया गया है।
जैसे अपने यहाँ एक शब्द आपने सुना होगा, हफ्ते में एक बार आता है रविवार, जिस दिन छुट्टी होती है। रवि किसका नाम है? सूर्य का नाम है। सूर्य को ही एक और दूसरे नाम से कहते हैं आदित्यवार। आदित्यवार बाद में बदलते बदलते इतवार बन गया, और इसी रविवार को, रवि माने सूर्य, सूर्य माने सन, संडे के नाम से विदेशियों ने यूं का यूं कॉपी करके पेस्ट कर लिया। तो पूरी दुनिया में एक सप्ताह होता है और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये कॉन्सेप्ट देने वाला भारत है। तो अपने भारत में जो कैलेंडर पुराने जमाने से पंचांग, भगवान राम का जन्म हुआ, उसके नक्षत्रों की स्थिति, उसके ग्रहों की स्थिति आज भी वाल्मीकि और तुलसीदास की रामायण में लिखी हुई है। जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए कि हमारे कृष्ण जी की जयंती कब आएगी, उस समय क्या नक्षत्रों की स्थिति रही होगी, राम जी की जयंती कब आएगी, हनुमान जयंती कब आएगी, ये सारी चीजें हमारे पंचांगों में हजारों लाखों सालों से, पीढ़ियों से हमारे पंडित जो कभी एस्ट्रोनॉमी की, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने कभी दूरबीन नहीं रखी, जो कभी हवाई जहाज में बैठकर दूसरे ग्रहों में नहीं गए, आसमान में नहीं गए, वो अपना पंचांग देखकर यहां तक बताते रहे। और ये जो पंचांग का सिस्टम है, ये भारत के उत्तराखंड में भी वही है, भारत के दक्षिण में भी वही है, भारत के पूर्वोत्तर के किसी राज्य में चले जाएं तो वहां का पंडित भी पंचांग देखकर आपको एक एक स्थिति के बारे में बता देता है। तो ये कालगणना प्राचीन भारत से चली हुई थी, भारत से होते होते ये कालगणना विदेशों में पहुंची। अब क्योंकि भारतीय जो कालगणना है वो सूर्य की गति के आधार पर भी है, पृथ्वी की गति के आधार पर भी है, चंद्रमा की गति के आधार पर भी है, और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर भी है। तो तीनों की कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है। किसी बच्चों को आप कहें कि 2 और 2 4 करना है और बहुत सारी संख्याओं का गुणा भाग करना है, तो एक उसको मुश्किल तरीका बताया जाए जो एक्यूरेट है, वो आसान तरीका खोजने की कोशिश करेगा कि मैं 2 और 2 4 करना है, तो उंगलियों से जैसे लाइन खींचकर 2 और 2 4 करते हैं, तो वैसे करना मेरे लिए आसान है। मैं जोड़ घटा गुणा भाग या ट्रिग्नोमेट्री का पालन करूंगा तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो आसान करने के चक्कर में उन्होंने कुछ चीजें तो अपना ली, और बाकी चीजें उन्होंने अपने आप को सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि उनका विज्ञान इतना उन्नत नहीं था, उन्होंने उसके अंदर जोड़ घटा गुणा भाग अपनी ओर से करना शुरू किया, बदलाव शुरू किया। तो सबसे पहले रोमन कैलेंडर पूरे यूरोप में चलता था, उस रोमन कैलेंडर में केवल 10 महीने होते थे। देखिए ये जो कैलेंडर आज चल रहा है, ये कैलेंडर किसी वैज्ञानिक गणित के आधार पर नहीं है, इसके अंदर बहुत सुधार होते गए हैं, और ये कैलेंडर जबरदस्ती का 17वीं शताब्दी में थोपा गया है। 300 400 500 साल पहले तक इस अंग्रेजी कैलेंडर का दुनिया में कोई भी देश पालन करने वाला नहीं था, कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो। प्राचीन रोमन कैलेंडर में केवल 10 महीने होते थे, और वर्ष का शुभारंभ 1 मार्च से माना जाता था। बहुत समय बाद 713 ईस्वी पूर्व इसमें जनवरी और फरवरी का महीना जोड़ा गया, और सबसे पहले 153 ईस्वी पूर्व इसमें 1 जनवरी को नया साल मनाना शुरू किया। उसके बाद 45 ईस्वी पूर्व जब रोम के तानाशाह जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की, तो यह सिलसिला बरकरार रखा गया कि चलो हम 1 जनवरी से ही नया साल मनाएंगे। और ऐसा करने के बाद जूलियस सीजर ने पिछला साल यानी ईसा से पहले 46 वर्ष पूर्व का एक साल, जो ईसा से 46 वर्ष पूर्व का एक साल 445 दिन का करना पड़ेगा। और इस जो 2000 साल पहले लगभग 46 वर्ष पूर्व के उस एक साल को ईयर ऑफ कंफ्यूजन कहा जाता है, ईयर ऑफ कंफ्यूजन कहा जाता है, क्योंकि उसके एक साल के दिन उन्होंने एडजस्ट करने के लिए 445 करने पड़े थे। मतलब कोई विज्ञान नहीं, राजा ने कह दिया उसको मना लिया। देखिए पूरी दुनिया के जितने कैलेंडर हैं, भारत के अंदर बहुत से संवत रहे हैं। भारत के अंदर सप्तऋषि संवत है, शक संवत है, विक्रमी संवत है, कलयुग संवत है। तो ये सारे संवत गणित की कैलकुलेशन के आधार पर हैं, इनकी कुछ नियम बने हुए हैं, उसी नियम के आधार पर ये कैलेंडर काम करते हैं। लेकिन यदि हम विदेशी कैलेंडर की बात करें तो ये विदेशी कैलेंडर राजाओं की तुगलकशाही के आधार पर है। मैं आपको इसके पूरे एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। 1 जनवरी को नया साल मनाने का चलन 1582 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रारंभ हुआ। दुनिया भर में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो रोमन कैलेंडर से 1582 ईस्वी में एक पोप था ग्रेगरी अष्टम, उसने देखा कि इसके अंदर गड़बड़ बहुत है और ये दुनिया में चल नहीं सकता, इसके अंदर कोई भी वैज्ञानिकता या गणित की कैलकुलेशन नहीं है। तो उस समय उन्होंने इसके अंदर शोध किया और इसके अंदर एक लीप ईयर का प्रावधान दिया
कि ये जो 4 साल के अंदर ये जो एक दिन की गड़बड़ होती है इसको भी हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, और उसको उन्होंने शोध करके उसको उन्होंने ठीक करके उसमें उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को नया साल हम मनाना शुरू करेंगे। उससे पहले क्या मनाते थे, उससे पहले 14 जनवरी को नया साल मनाया जाता था। और अभी भी, आज भी यदि हम बात करें तो पूरी दुनिया में रूस, जॉर्जिया, यरूशलेम, सर्बिया आदि ऐसे देश हैं जो चर्च के एक दूसरे पंथ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स को मानते हैं। वो इस नए साल के इस कैलेंडर को नहीं मानते। वो कहते हैं कि 1 जनवरी को हमारा नया साल नहीं होता, हमारा नया साल तो 14 जनवरी को होता है, क्योंकि ईसाइयों में चर्च की पुरानी मान्यता यही थी कि हम 14 जनवरी को नया साल बनाएंगे। अब देखिए इनकी मूर्खता और कितनी है। रोमन एक सम्राट हुआ है रोम्युलस, उसने कैलेंडर बनाया, वो 10 महीने का था। अब 10 महीने के उस कैलेंडर में बाद में वहां पर एक सम्राट और हुआ पोम्पिलस, उसने इस कैलेंडर में जनवरी और फरवरी का महीना और जोड़ दिया, और इस कैलेंडर में 12 महीना होना शुरू हुआ और 12वां महीना फरवरी होता था। 10 महीने थे तो 11वां जनवरी और 12वां फरवरी होता था। और उसके बाद जूलियस सीजर सिंहासन पर बैठा तो उसने जनवरी महीने को साल का पहला महीना घोषित कर दिया। मतलब राजा की मर्जी है उसने कौन से महीने को क्या नाम दिया। हमारा जो विक्रमी संवत है, हमारा जो भारतीय कालगणना का सिद्धांत है, उसमें किसी राजा की मनमर्जी के आधार पर कोई महीना शुरू नहीं होता या कोई वार शुरू नहीं होता, राजा की मर्जी के हिसाब से नहीं चलता। अब उसके बाद इस कैलेंडर के 5वें महीने में क्विलिटस, इसका नाम क्विलिटस था, इसी महीने में जूलियस सीजर का जन्म हुआ था। तो जूलियस सीजर ने इस क्विलिटस का नाम बदलकर जूलियस रख दिया, और यही जूलियस बाद में बदलते बदलते जुलाई का महीना हो गया। जूलियस सीजर के बाद ईसा पूर्व 37 साल ईसा पूर्व ऑक्टेवियन नाम का एक रोम में सम्राट बना, राजा बना। उसके महान कार्यों को देखते हुए उसे कुछ उपाधियां दी गई, अगस्टस की उपाधि दी गई। उसने अगस्टस की उपाधि देने के बाद उसने अपने आप को ये सोचा कि ये मैं भी अपने नाम से अपना कोई महीना रखूं। तो उस समय तक 8वें महीने का नाम सेबिस्टालिस था। सम्राट ने अगस्टस के नाम पर, अपने नाम पर उस महीने का नाम रख दिया। अब अपने महीने के ऊपर जो अगस्टस नाम था उसके ऊपर नाम रखा, जो आज बिगड़ते बिगड़ते अगस्त हो गया। अब उस राजा ने देखा कि 7वां महीना जो जुलाई का है, जो जूलियस सीजर के नाम पर है, जुलाई का महीना है, वो 31 दिन का है, और मेरे नाम पर अगस्टस के नाम पर जो महीना रखा हुआ है उसमें केवल 30 दिन है। तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उसने कहा कि जुलाई का महीना मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। यदि जुलाई के महीने में 31 दिन है तो मेरे महीने में, यानी अगस्टस के नाम के महीने में, अगस्त के महीने में 30 दिन नहीं हो सकते। तो मेरे महीने के नाम में भी, मेरे नाम के महीने में भी 31 दिन किए जाए तो फरवरी जो उस समय 30 दिन का होता था उसमें से एक दिन काटकर अगस्त में जोड़ दिया गया, ताकि उस राजा के महीने में जूलियस सीजर के महीने से कम दिन ना रहे। मतलब क्या है कि काल गणना का कोई हिसाब किताब नहीं, महीने के दिनों का कोई हिसाब नहीं, महीने के दिनों की कोई कैलकुलेशन या गणना चंद्रमा या सूर्य की गति के आधार पर नहीं, केवल पृथ्वी के 365 दिन के एक रूट को एक साइकिल मानकर उसको 12 हिस्सों में मनमर्जी में डिवाइड कर दिया, फिर उसको 7 दिन में डिवाइड कर दिया, फिर उसको 24 घंटे के अंदर डिवाइड कर दिया। अब बिना वैज्ञानिक आधार के ऊपर ऐसे राजाओं की तुगलक शाही के ऊपर यह कैलेंडर बना हुआ है। तो क्या आप इसको वैज्ञानिक कैलेंडर मानेंगे? और भारत के अंदर ज्ञान विज्ञान कितना रहा है इसकी भी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। देखिए, लगभग 400-500 साल पहले गैलीलियो नाम का एक वैज्ञानिक होता था। 500-600 साल पहले तक पूरे यूरोप को और पूरी दुनिया को यह नहीं पता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। बहुत से ऐसे धर्मग्रंथ हैं जो ये कहते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। सारे धर्मग्रंथ आज भी ये कहते हैं, 500 साल पहले तक ये कहते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। उस समय भारत में आर्यभट्ट से लेकर भारत के वारामिहिर से लेकर पता नहीं कितने वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने केवल ये नहीं बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, पृथ्वी की परिधि को 1-1 किलोमीटर के एक्यूरेसी के साथ उन्होंने उस समय बता दिया। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बताई है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई है, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी, सूर्य की दूरी, और तीनों की आपसी गति के बीच में जो सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, उसको बहुत डिटेल से अपने भारत में बताया गया है।
तो लाखों सालों से सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, और इसके लिए किसी दूरबीन की, किसी सुपर कंप्यूटर की मदद नहीं लेते थे। अपने गांव का अंतिम एक पंडित, एक साधारण पंचांग पत्रा खोलने वाला, थोड़ी सी जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी बहुत एक्यूरेसी के साथ ये बता देता था। और ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कैलकुलेशन है, ये 100-200 साल के अंदर पश्चिम के वैज्ञानिकों ने खोजी है। नासा भी इसकी कैलकुलेशन बहुत बारीक कैलकुलेशन मानता है कि सूर्य ग्रहण के बारे में बिना किसी आधुनिक यंत्रों के, यदि हमें केवल गणित के सूत्रों के आधार पर उसकी कैलकुलेशन करनी हो कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है, कहां पर कब होगा, कितनी देर का होगा और किस हिस्से से दिखाई देगा, किस हिस्से के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बहुत गहरी गणितीय कैलकुलेशन आज भी नासा मानता है। और ये गणित की कैलकुलेशन, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पूर्वज सदियों से करते रहे, और केवल करते नहीं थे, उन्होंने इस कैलकुलेशन को नीचे एक एक पीढ़ी तक, एक एक गांव तक, गांव के अंतिम पंडित तक, पुरोहित तक, एक एक व्यक्ति तक, ये जब यज्ञ करता था तो यज्ञ करते हुए भी वो अपने सृष्टि कब प्रारंभ हुई उससे लेकर वो अपनी काल गणना के साथ, क्षेत्र के साथ अपने आप को जोड़कर संकल्प करता था। तो ऐसा भारत का ज्ञान विज्ञान रहा है। पश्चिम का कैलेंडर कैसा है? राजा की मर्जी है, उसने कहा 30 दिन का होगा तो 30 दिन का होगा, 14 जनवरी से होगा तो 14 जनवरी से होगा, 1 जनवरी से होगा तो 1 जनवरी से होगा। मेरे महीने के नाम पर महीने का नाम करना है तो उसके महीने के नाम पर उसके महीने का नाम कर दिया गया। अब जब इस कैलेंडर के अंदर बहुत गड़बड़ थी और ये किसी भी तरीके से वैज्ञानिक नहीं था, बस उन्होंने अपने इस कैलेंडर को अपनाया हुआ था, क्योंकि उनको इतनी कैलकुलेशन नहीं आती थी जो हमारे भारतीय लोगों को आती थी। उनको उस समय तक, देखिए 1582 में जब इस कैलेंडर का सुधार किया गया, तब तक उनके मन में ये भ्रम की स्थिति थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो साल की गणना कैसे करेंगे, वो बाकी सारी कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं। तो उस समय पर एक पोप ग्रेगरी हुआ, उसने देखा कि इसके अंदर तो बहुत गड़बड़ है, और ये गड़बड़ यदि बाहर पता लगती है तो सारी दुनिया हमारे ऊपर हंसने वाली है। उसने इस कैलेंडर का नाम बदलकर ग्रेगोरियन कैलेंडर कर दिया, जो आज का कैलेंडर हम देखते हैं। अब उसके बाद सन 1752 में फिर इसमें के अंदर संशोधन किया गया। क्यों? क्योंकि गुंजाइश है संशोधन करने की। तो 1752 में इसके अंदर जो संशोधन किया गया, उस 1752 में सितंबर में 1752 में 2 तारीख के बाद सीधे 14 तारीख करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि भूल चूक इतनी पीछे से चली आ रही थी, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर नहीं था, राजा के आदेश पर था। तो 2 तारीख के बाद 1752 में, आज से लगभग 250 साल पहले, इसमें सितंबर में 2 तारीख के बाद सीधी 14 तारीख आई। और 14 तारीख आने के बाद जब उसको बैलेंस किया गया, संतुलित किया गया, तो सितंबर केवल 19 दिन का था। और फिर इस सुधरे हुए रूप को फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने कहा कि अभी हमने ये कैलेंडर थोड़ा ठीक ठाक कर लिया। इस कैलेंडर को शुरुआत में, मतलब आज से 200 साल पहले तक, केवल 250 साल पहले तक केवल पुर्तगाल ने, जर्मनी ने, स्पेन ने और इटली ने अपनाया था। 17वीं शताब्दी के बाद स्वीडन और डेनमार्क ने इसको लागू किया। 1752 में इंग्लैंड और यूएसए ने इसको चालू किया। 1873 में जापान में इसकी थोड़ी सी मान्यता मिली। 1911 में चीन के सम्राट ने इसको अपनाया। और उसके बाद इंग्लैंड के जितने गुलाम देश थे, 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के अंत में जितने गुलाम देश थे, उन गुलाम देशों पर जबरन ये कैलेंडर थोपा गया था। ये कैलेंडर कोई गर्व और गौरव का प्रतीक नहीं है, ये कैलेंडर वैज्ञानिक नहीं है, ये कैलेंडर विज्ञान की किसी कैलकुलेशन पर आधारित नहीं है। इस कैलेंडर में किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का हिसाब किताब नहीं है। इस कैलेंडर से किसी भी ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति का हिसाब किताब नहीं लगता। ये केवल राजनीतिक तौर पर जो गुलाम देश थे उनके ऊपर जबरदस्ती लागू किया गया था कि तुम्हें इस कैलेंडर को अपनाना पड़ेगा। अब आप निर्णय कीजिए, हमारी गुलामी के दिनों में, अंग्रेजी शासन के दौर में, जब हमारा भारत गुलाम था, उस समय हमारे ऊपर जबरन कोई चीज थोपी गई थी, तो हमें उस चीज को मन से अपनाना चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए, या उसकी देखा देखी हमें अपनी भारतीय संस्कृति को भूलकर विदेशी संस्कृति के पीछे चलना चाहिए। विदेशी संस्कृति के पीछे चलते हुए रात को 12 बजे शराब पीनी चाहिए, 1 जनवरी को सबको बधाइयां देनी चाहिए, सबको शुभकामनाएं देनी चाहिए, 1 जनवरी को 31 दिसंबर को कुछ भी बदलाव नहीं होता। अब भारत की मान्यताएं क्या थी, भारत क्या था, उसकी भी हम बात करते हैं। ये तो हमने अंग्रेजी की बात की। और आज भी देखिए, थाईलैंड में
जो नववर्ष मनाया जाता है वो 13 से 16 अप्रैल के बीच में अलग कैलकुलेशन से मनाया जाता है। मतलब वो भी अपने वैज्ञानिक तरीके से नववर्ष मनाते थे, अंग्रेजी नववर्ष को नहीं मनाते। म्यांमार में तिजान के नाम से नववर्ष मनाया जाता है, वो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। जापान में 20 जनवरी से फरवरी के बीच में वो अपना नववर्ष मनाते थे। अफगानिस्तान में अमल के नाम से एक नववर्ष मनाया जाता है, वो 31 मार्च के आसपास मनाया जाता है। और रूस, सर्बिया, जॉर्जिया, बहुत से ऐसे देश हैं जो आज भी कहते हैं कि हम 1 जनवरी को अपना नववर्ष नहीं मनाते, हमारा नववर्ष तो 14 जनवरी को शुरू होता है। इसमें जो दूसरे देश हैं जो 1 जनवरी को नहीं मनाते, तो 1 जनवरी को नववर्ष मनाने का कोई भी, ना तो कोई खगोलीय कारण है, ना कोई गणित का कारण है, ना कोई मौसम का कारण है, ना कोई फाइनेंशियल ईयर का कारण है। ये तो राजाओं की, उस समय जो यूरोप के राजा हुए, रोमन राजा हुए, उन राजाओं की मूर्खता का प्रतीक है कि उन्होंने एक आदेश पारित किया कि नया साल 1 जनवरी से होगा, और वो क्योंकि राजा थे उन्होंने उसको अपनाया, और उसकी देखा देखी हम गुलामी के समय में थे, तो गुलामी के समय में ये जबरन हमारे ऊपर थोपा गया एक त्योहार है जिसको मनाने के लिए हम कतई बाध्य नहीं है। और आज आजादी के लगभग 70 सालों बाद भी हम इस अंग्रेजी त्योहार को मनाते हैं, तो ये पूरी तरह से हमारी मानसिक गुलामी का प्रतीक है। और हम भारत जैसा वो देश जिसने गणितीय कालगणना कैसे की है, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूंगा। देखिए, गणितीय काल फ्रांस, श्रीलंका, कंबोडिया, ये इनमें से भी कोई भी देश ऐसा नहीं है जो 1 जनवरी को अपना नववर्ष मनाता हो। तो हम भारत ऐसे गुलाम है। और भारत के अंदर तो देखिए गुड़ी पड़वा है, तमिल का नववर्ष अलग तरीके से मनाया जाता है, तेलुगु में अलग तरीके से मनाया जाता है, गुजराती नववर्ष की अपना एक अतीत है, महाराष्ट्र में नववर्ष को गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है, इधर पोंगल के नाम से मनाया जाता है, असम में नववर्ष को कुछ और नाम से मनाया जाता है, उत्सव के साथ, त्योहार के साथ मनाया जाता है। तो देखिए भारत में हमारे ऋषि कैसे रहे हैं। भारत में एक हमारे ऋषि हुए हैं दीर्घतमस के नाम से। उस ऋषि ने उस समय अपनी नंगी आंखों से सूर्य के ऊपर शोध किया, सूर्य के ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करते करते वो अंधे हो गए। उनका नाम दीर्घतमस था, सूर्य के ऊपर शोध किया। हमारे वेद, दर्शन, उपनिषदों में काल गणना के बारे में, खगोल ज्ञान, विज्ञान के बारे में पूरी तरह से चीजें रखी हुई हैं। मैं आपके सामने भी, अगर मैं एक छोटी सी चर्चा आपके सामने करता हूं, देखिए हमने क्या क्या गणना की है। आर्यभट्ट हमारे यहां हुए हैं। आर्यभट्ट ने सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, चंद्र ग्रहण का समय, सूर्य ग्रहण का समय, ये तो सब बताया ही बताया है। देखिए आज से 600 साल पहले जब गैलीलियो को केवल इस बात के लिए फांसी दी जा रही थी, सूली पर लटकाया जा रहा था, मृत्युदंड दिया जा रहा था, कि केवल उसने ये कह दिया कि चर्च ये मानता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता था। गैलीलियो ने केवल यही भूल की, उसने कहा कि सच तो ये है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। अब ये मान्यता पूरी ईसाई मान्यता बाइबल के अगेंस्ट जाती है, बाइबल के विरुद्ध जाती है। तो पूरे चर्च के लोग खड़े हो गए, गैलीलियो को बालों से पकड़कर घसीटकर जेल में डाला गया और उससे कहा गया कि तुम वो पुस्तकें जला दो जो तुमने लिखा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। और उसको झूठ बोलकर मृत्युदंड उसको दिया गया, और उस मृत्युदंड देने के 400 साल बाद उसी चर्च को माफी मांगनी पड़ी कि गैलीलियो ठीक था, हम गलत थे। गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, वो ठीक था और हमारी मान्यता गलत थी। और उससे पहले हमारे आर्यभट्ट ने क्या कहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। केवल ये नहीं बताया, उन्होंने बता दिया कि पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी का सर्कमस्टांस कितना है। उस समय उन्होंने बताया कि पृथ्वी की परिधि 39,668 किलोमीटर है। और आज आधुनिक यंत्रों से जब सब कुछ बना लिया है, पृथ्वी की परिधि को हम नापते हैं तो वो परिधि है 40,075 किलोमीटर। और ये जो एरर है ये 0.2% का है। मतलब जो एरर विज्ञान स्वीकार करता है इतने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में, उससे भी कम एरर से आर्यभट्ट ने सैकड़ों साल पहले पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है ये नहीं बताया, पृथ्वी की परिधि कितनी है ये बता दिया। कितना बड़ा विज्ञान होगा। उसने कोई उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव की यात्रा नहीं की, तो आप गणितीय कैलकुलेशन देखिए उसकी कितनी बड़ी रहेगी। बुध की दूरी कितनी है, शुक्र की दूरी कितनी है, मंगल की दूरी कितनी है, गुरु की दूरी कितनी है, शनि की दूरी कितनी है, ये तक आर्यभट्ट ने सैकड़ों साल पहले बनाया। चांद का चक्कर कितने समय में लगाता है, ग्रहण क्यों लगता है,
क्या समय रहेगा, इसका फार्मूला भी बताया, कितनी देर रहेगा, पाई की वैल्यू, जब पूरी दुनिया संघर्ष करती थी तो पाई की वैल्यू को उन्होंने केवल पाई की वैल्यू नहीं बताई, बल्कि पाई की वैल्यू को 4 अंकों तक बिल्कुल एक्यूरेट बताया, जो आज कंप्यूटर बताता है। आर्यभट्ट ने उस समय सूर्य से ग्रहों की दूरी बताई, पृथ्वी से सूर्यों की दूरी बताई। देखिए आज की कैलकुलेशन हम लीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में करते हैं, तो अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में जो कैलकुलेशन मानी जाती है वो यदि किलोमीटर में नापी जाएगी तो करोड़ों किलोमीटर हो जाएगा। तो आर्यभट्ट ने उस समय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दी जो 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है। 23 साल की आयु में आर्यभट्ट नाम के हमारे भारत के छोटे से गांव में पैदा होने वाले वैज्ञानिक ने आर्यभट्टीय के नाम से पूरा ग्रंथ लिख दिया, और आज दुनिया के जो खगोल विज्ञान में शोध करने वाले वैज्ञानिक संस्थाएं हैं वो उसके ऊपर शोध कर रही हैं कि उन्होंने कैसे लिख दिया। हमारे यहां ज्ञान विज्ञान कितना था, भास्कराचार्य नाम के हमारे खगोलविद हुए हैं, उन्होंने अपनी बेटी लीलावती के नाम पर ग्रंथ लिख दिया। और आज से 900 साल पहले, ये तो लिखे हुए प्रमाण में बताता हूं, बाकी प्रमाणों को हो सकता है जो आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो हो सकता है स्वीकार कर दें कि आपकी तो ये जनश्रुति है, आपके तो वेदों में जो लिखी हुई बात है, इनके तो लिखित प्रमाण नहीं है। तो 11वीं शताब्दी का, 1114 में, 11वीं शताब्दी में उन्होंने उसमें लिखा है कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, पृथ्वी कहां पर टिकी हुई है। उन्होंने सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण का, अपनी लीलावती के नाम पर, बेटी के नाम पर उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख दिया। प्रकाश की गति के बारे में उन्होंने बता दिया कि प्रकाश की गति कितनी है। जब यूरोप के लोग जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पत्ते लपेटते थे, मरे हुए जानवर की खाल उतारते थे, उस समय हम प्रकाश की गति के ऊपर शोध कर रहे थे, उस समय हम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों के बारे में ग्रंथ लिख रहे थे। तो ऐसा हमारा ज्ञान विज्ञान था। अब और ज्ञान विज्ञान क्या था, देखिए जॉन फ्लेयर नाम का एक फ्रांस का खगोल वैज्ञानिक रहा है 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी के अंत में। तो 1687 में जब भारत के अंदर अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ ईसाई मिशनरियां भी आई और उन्होंने, ईसाई मिशनरियों ने ईसाईयत का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। तो उस समय 1790 में जॉन फ्लेयर नाम का एक अंग्रेज था, वह कहता है कि 600 वर्ष पूर्व भारत में खगोल का बहुत गहरा विज्ञान था। और ये तो वो लिखित प्रमाणों के आधार पर कहता है। वो कहता है कि 1687 ईस्वी में एक अंग्रेज ईसाई मिशनरी दक्षिण भारत में आई, दक्षिण भारत और वाराणसी में आई। उन्होंने दक्षिण भारत से एक पंचांग का सैंपल लिया। एक पंचांग का सैंपल उन्होंने अपना जो पंचांग बोलते हैं ना, जिसमें राशियों के बारे में मुहूर्त देखने का काम करते हैं, हम राशियां देखते हैं, तिथियां देखते हैं। एक पंचांग दक्षिण भारत से लिया, एक पंचांग उन्होंने वाराणसी से लिया, और उसको लेकर उन्होंने यूरोप के वैज्ञानिकों को दे दिया। अब इंग्लैंड के किसी वैज्ञानिकों को जब वो समझ नहीं आया तो उन्होंने फ्रांस के गणितज्ञों को, उस समय थोड़ा एडवांस माना जाता था, तो एक पंचांग उन्होंने फ्रांस के गणितज्ञ जॉन फ्लेयर के पास भेज दिया। जॉन फ्लेयर ने जब दोनों पंचांगों का एनालिसिस किया तो दोनों देखा कि दोनों पंचांग अलग अलग थे, अलग अलग भाषा के थे, अलग अलग क्षेत्र से लिए गए थे, अलग अलग व्यक्तियों ने बनाए थे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि उनको जो बनाने का सिद्धांत है, मतलब ग्रहों की कैलकुलेशन का जो सिद्धांत है, जो फार्मूला है, वो बिल्कुल एक ही है। और सभी पंचांग एक संवत्सर को मानते हैं, जिसे कलयुग का प्रारंभ, जिस दिन को कलयुग का प्रारंभ माना जाता है महाभारत काल में, और वहीं से काल गणना शुरू करते हैं। और इन पंचांगों को देखकर वो जॉन फ्लेयर ये कहता है, वो कहता है कि ग्रहों की स्थिति क्या है, ईसा मसीह से जो अंग्रेजी कैलेंडर माना जाता है उससे भी 3000 साल पहले के आधार पर वो कहते हैं कि 3000 साल पहले कौन सा ग्रह कहां पर था, ये इन पंचांगों के अंदर दिया हुआ है। और फिर जॉन फ्लेयर अपने दांतों के तले उंगली दबाते हुए कहता है कि ये तो अद्भुत है, ऐसी काल गणना संभव नहीं है। और फिर उसने जब उसकी पूरी जांच की, जितने भी तथ्यों की जांच की, वो 100% ठीक निकले, तो वो अपने निष्कर्ष में लिखता है कि भारत के अंदर ये जो ज्ञान विज्ञान है, ब्रह्मांड में आकाश का निरीक्षण करना, ये वैज्ञानिक ढंग से है, किसी पोंगापंथी से नहीं है कि चर्च में बाइबल में कुछ लिखा है तो हमें वही मानना है, एक धर्म ग्रंथ में कुछ लिख दिया, कुरान में कुछ लिख दिया, किसी और में कुछ लिख दिया तो हमें केवल वही मानना है। वो कहते हैं कि सारा ढंग है, ये वैज्ञानिक ढंग है। और जॉन फ्लेयर ये कहता है कि 3000 साल पहले से तो ये पंचांग प्रूव करता है नक्षत्रों की स्थिति। और वो कहता है कि ऐसे कैलकुलेशन को डेवलप करने में, ऐसे रिसर्च मेथड को डेवलप करने में,
ऐसी कैलकुलेशन के सिद्धांत को डेवलप करने में कम से कम 1000 साल चाहिए। वो कहते हैं मानव सभ्यता में यदि कोई व्यक्ति ग्रहों की कैलकुलेशन को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में यदि डेवलप करे ना, तो उसको कम से कम 1000 साल तक ऐसे पंचांग की कैलकुलेशन का, कैलेंडर की डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए। तो वो ये कहता है निष्कर्ष में कि भारत में ज्ञान विज्ञान ईसा से कम 4000 साल पहले तक पूरी तरह से डेवलप हो चुका था। तो ये जो रोमन कैलेंडर है, ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है, ये हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो कैलकुलेशन है ये हमारे भारतीय स्वदेशी पंचांग के सामने, हमारे भारतीय स्वदेशी नववर्ष के सामने कहीं दूर दूर तक ठहरती नहीं है। वाराणसी में एक अंग्रेज आया, एक अंग्रेज रॉबर्ट वार्कर, वो उसने 400 साल पहले लगभग 16वीं शताब्दी में वाराणसी की वेदशाला में जो यंत्र लगाए गए थे उन यंत्रों का निरीक्षण किया। तो निरीक्षण करके उन्होंने पाया कि ये जो यंत्र बनाए गए हैं, ये यंत्र बहुत प्रेसाइज बनाए गए हैं, बहुत एक्यूरेट बनाए गए हैं और ये बिल्कुल ठीक प्रकार से काम करते हैं। 400 साल पहले जब अंग्रेजों का कैलेंडर 1752 तक, उसके अंदर बहुत झंझट है कि कितने दिन का महीना होगा, महीना होगा या नहीं होगा, महीने कितने होंगे, दिन कितने होंगे, महीनों के दिन कितने होंगे, मतलब उनके यहां गणितीय कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। उस समय हमारे यहां 400 साल पहले एक अंग्रेज रॉबर्ट वॉल्कर ये कहता कि इस वेदशाला में जितने इक्विपमेंट हैं वो 100% साइंटिफिक हैं और 100% एक्यूरेट हैं। तो ये भारत का की काल गणना रही है। गैलीलियो, अभी अपना एक भारत का एक पड़ोसी देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, नेपाल। उस नेपाल में आज भी आप कोई कार्यक्रम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सारी कैलकुलेशन कैसे होती है? भारतीय तिथियों के आधार पर होती है। अकेली ऐसी संस्कृति है, अकेला ऐसा देश है जिसने अपने प्राचीन वैदिक सभ्यता और संस्कृति के साइंटिफिक पंचांग को, काल गणना को छोड़ा नहीं है। आप में से किसी भाई बहन का नेपाल जाना हुआ हो तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये हमारे भारत की काल गणना रही है, भारत का ज्ञान विज्ञान रहा है। और क्या रहा है? देखिए, आर्यभट्ट ने पाई का मान जो दिया, उस पाई के मान में उन्होंने कई दशमलव तक जो उन्होंने जो बताया, उसकी कैलकुलेशन करके उसकी जो फिगर बताई वो आज भी एक्यूरेट निकलती है। अभी देखिए, भारत में जो हमारा काल गणना है वो काल गणना कैसी रही है? हमने सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, प्रलय के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में बातचीत की है। हमारे पूर्वजों की इसी जिज्ञासा ने काल गणना को जन्म दिया। हमने 6 ऋतुओं की बात की है, हमने पृथ्वी के ऊपर दिन रात के समय की बात की है, हमने ये महसूस किया है कि अलग अलग पूर्णिमा होंगे तो उसके बाद कैसी स्थिति आती है, अलग अलग माह किस प्रकार से नक्षत्रों के नाम पर बनाए जाएंगे, किस प्रकार से तिथियां, नक्षत्र होरा होंगे। देखिए, आपने एक अंग्रेजी का शब्द सुना होगा, आवर। ये जो आवर शब्द है, HOUR, इस हॉवर्स को अपने भारतीय एक शब्द होरा के नाम से ही आया है। आपने एक शब्द सुना होगा, एक दिन, मतलब 24 अहोरात्र। अहोरात्र एक शब्द आपने सुना होगा। इस अहोरात्र से ये शब्द बिगड़ते बिगड़ते आवर बना है, होरा से आवर बना है। हमारे यहां कैलकुलेशन कैसी है? देखिए, हमने केवल 1 साल की कैलकुलेशन नहीं की, 10, 20, 50, 100 सालों की कैलकुलेशन नहीं की। हमने जो कैलकुलेशन की है वो लाखों करोड़ों सालों की है। कितनी कैलकुलेशन की है कि 2 परमाणुओं को मिलाया जाए तो एक अणु बनता है, समय की कैलकुलेशन। 3 अणुओं को मिलाया जाए तो एक त्रिश्रेणु बनता है, फिर एक त्रुटि बनती है, और फिर त्रुटि से फिर वेद बनता है, फिर लव बनता है, फिर निमेष बनता है, फिर क्षण बनता है। आपने एक शब्द सुना होगा, क्षण, कि 2 क्षण में करता हूं, 2 घड़ी में करता हूं, 2 मिनट में करता हूं। 2 मिनट तो आज का है, पुराने समय का शब्द है क्षण। क्षण से छोटा निमेष है, निमेष से लव है, लव से वेद है, वेद से त्रुटि है, त्रुटि से एक त्रिश्रेणु है, एक त्रिश्रेणु से 3 अणु है, 3 अणु से 2 परमाणु हैं। तो ये हमने काल गणना की है। फिर क्षण, क्षण के बाद काष्ठा, काष्ठा के बाद लघु, लघु के बाद नाड़िका, नाड़िका के बाद 2 नाड़िका मिला दे तो एक मुहूर्त, फिर 30 मुहूर्त को मिला दे तो एक दिन रात, एक दिन रात, 7 दिन रात को मिला दे एक सप्ताह, 2 सप्ताह को मिला दे तो एक पक्ष, 2 पक्ष को मिला दे तो एक मास, और मास को मिला दे तो ऋतु, ऋतु से अयन, 2 अयन को मिला दे तो एक वर्ष। और फिर महाभारत में एक बार
राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से सवाल करते हैं कि काल क्या है। तो हमारी गीता के अंदर तो काल गणना और काल के भेद क्या है, काल क्या है, इसके बारे में चिंतन किया गया है। सुखदेव जी उस समय काल की परिभाषा देते हुए ये एक सेकंड का, देखिए आज आपने सेकंड का नाम सुना होगा और आप अचरज करते होंगे कि हमने देखिए आज की घड़ियां सेकंड को नाप लेती हैं। हमारे यहां जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान था वो केवल सेकंड को नहीं नापता था। भास्कराचार्य ने जिस त्रुटि को समय की इकाई का अंश माना है वो एक सेकंड का भी 33,750वां हिस्सा है। एक त्रुटि, और त्रुटि के नीचे त्रिश्रेणु अणु और अणु के नीचे परमाणु तक की कैलकुलेशन हमने की है। एक निमेष किसको कहते हैं? हम जो पलक झपकते हैं कि हमें पता भी नहीं लगता और हमारी पलक झपकती है और झपक कर अपने आप पलक ऊपर उठ जाती है, तो पलक झपकने में जितना समय लगता है इसको निमेष बोलते हैं। जब दो निमेष मिलते हैं तो उसको एक क्षण बोलते हैं। जब कुछ क्षण मिलते हैं तो उसको एक काष्ठा बोलते हैं। कुछ काष्ठा मिलते हैं तो लघु बोलते हैं, फिर नाड़िका बोलते हैं, फिर दो नाड़िका मिलते हैं तो एक मुहूर्त बनता है। तो भास्कराचार्य ने एक सेकंड के भी 33,750वें हिस्से की बात की है और इस 33,750वें हिस्से का नाम दिया उन्होंने त्रुटि। एक त्रुटि मतलब एक सेकंड का 33,750वां हिस्सा। बारीक से बारीक हमने इतनी कैलकुलेशन की, एक सेकंड के 33,000 नैनो सेकंड हमने जो सुना है, तो ये नैनो सेकंड एक सेकंड का 1000वां हिस्सा है। हमने 33,750वें हिस्सों की बात की है। तो ऐसे ही हमने ब्रह्मांड की संपूर्ण आयु की बात की है। बड़ी से बड़ी हमने क्या बात की है? एक जो परमाणु की हमने बात की है वो एक परमाणु एक सेकंड का 86,400वां हिस्सा है। एक परमाणु एक सेकंड का इतना बारीक हिस्सा है। एक दिन रात में हमने बताया है कि 32,805 लाख परमाणु काल होते हैं। एक सेकंड में 86,400 परमाणु काल होते हैं, तो ये हमने बताया है। और बड़े से बड़ी हमने क्या कैलकुलेशन की है कि हमने बताया है कि एक कलयुग 4,32,000 साल का होता है। दो कलयुग मिलाकर एक द्वापर युग बनता है, तीन कलयुग मिलाकर एक त्रेता युग बनता है, चार कलयुग मिलाकर एक सतयुग बनता है और जो एक सतयुग है वो 17,28,000 वर्ष का होता है। एक चतुर्युगी इन चारों को कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग को मिलाते हैं तो 43,20,000 वर्ष की होती है। फिर चतुर्युगी की बात नहीं की हमने, 43,20,000 की बात नहीं की। देखिए आधुनिक कैलेंडर तो 2000 साल की गणना के बाद बिफोर क्राइस्ट हो जाता है कि ईसा पूर्व की बात करता है। मतलब आधुनिक कैलेंडर की टोटल गणना केवल 2000 साल की है। हमारी गणना कितनी है कि चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष, उसके बाद मनवंतर, उसके बाद कल्प, और कल्प के बाद वो कहते हैं ब्रह्मा जी जितना, ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा जी के 100 दिन, 100 वर्ष के बराबर विष्णु जी का एक निमेष। मतलब विष्णु जी एक पलक को जितना झपकने में समय लगाते हैं ना, उतने ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, और ब्रह्मा जी का एक दिन, फिर कल्प, फिर मनवंत्र, और उससे छोटी इकाई हमने चतुर्युगी की मानी है। तो आप कैलकुलेशन देखिए, मतलब बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन। ब्रह्मांड जब से उत्पन्न हुआ पता नहीं कितनी प्रलय हो चुकी, कितनी बार सृष्टि बन चुकी, उन सारी कैलकुलेशन को हमने अपनी काल गणना में एक सेकंड के 1000वें हिस्से को भी लिया है। और हमने एक चतुर्युगी से लेकर मनवंतर तक, कल्प तक, ब्रह्मा जी के एक दिन तक हमने काल गणना की है। और क्या है हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान की यदि हम बात करें तो देखिए अभी कुछ आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक वैज्ञानिक हैं। ये जो नया विज्ञान है ना, नया कैलेंडर है, नया कैलकुलेशन है, ये जब भारतीय कैलेंडर जो हमारी ये काल गणना तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, फिर उसके बाद नक्षत्र की गति। अब राम जी का जन्म कब हुआ, तो वाल्मीकि जी ने उस समय जो सन में नहीं लिखा कि 2000 साल पहले या 1 फरवरी को, 1 जनवरी को, उन्होंने बड़े वैज्ञानिक विश्लेषण किया। उन्होंने उस समय के ग्रहों की स्थिति बताई है कि उस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो ग्रहों की स्थिति फिर कभी दोबारा नहीं हो सकती। दोबारा होगी तो लाखों करोड़ों सालों के बाद हो सकता है कोई संयोग बने। वो ग्रहों की स्थिति, सूर्य की, चंद्रमा की दूसरी, तो वो जो कैलकुलेशन करते हैं वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर करते हैं। वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि कोई भी शोध करें तो उस शोध के अंदर कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई एरर की संभावना नहीं होनी चाहिए।
तो वाल्मीकि जी ने उस समय जब रामायण में भगवान राम के जन्म का समय लिखा है तो वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर लिखा है। हमारी कैलकुलेशन कैसी थी कि वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर। अभी कुछ सॉफ्टवेयर बने हैं, मैं उनको ये कहता हूं, हो सकता है वो पूर्ण ना हो सकता है उसमें और सुधार की गुंजाइश हो, लेकिन आज नहीं तो कल हम अपने प्राचीन साहित्य के बल पर जो उस समय की चीजें आज उपलब्ध हैं उसके आधार पर विज्ञान की कसौटी पर उसको कसेंगे तो वो 100% प्रामाणिक मिलेंगे, शुद्ध मिलेंगे। जैसे हमने कहा कि पृथ्वी गोल है, हमने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तो 500 साल पहले तक पूरी दुनिया इस बात को नहीं मानती थी, वो अपने कैलेंडर को ठीक मानती थी, जिस कैलेंडर को उन्होंने 1752 में दोबारा ठीक किया। सितंबर महीने के पूरे 10 दिन उन्होंने गायब कर दिए। ईसा पूर्व 46 साल पूर्व एक पूरा साल उन्होंने 365 दिन की जगह 446 दिन का कर दिया। उस पूरे साल को आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लीजिए, उसको ईयर ऑफ कंफ्यूजन बोला जाता है। अब हमारे यहां आर्यभट्ट जी ने पृथ्वी सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है उसकी जो गणना की है वो केवल दिनों में नहीं, ये नहीं बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कट लगाती है। उन्होंने ये तक बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो 365.8586805 दिन में लगाती है। मतलब दशमलव के बाद भी उन्होंने 7 अंकों तक बताया कि 365 दिन के बाद कितने घंटे और कितने मिनट पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगाए जाते हैं। अब आप देखिए क्या विज्ञान रहा होगा। कौन सा आर्यभट्ट के पास कोई उस समय वायुयान या यान तो था नहीं, ये तो क्योंकि आर्यभट्ट का जो समय है ये 500 700 1000 साल के अंदर का समय है, इन 2000 साल के अंदर का समय। तो उस समय जब उनके पास कोई यान नहीं, कोई लेबोरेटरी नहीं, उस समय उनके पास कोई सुपर कंप्यूटर उनके पास नहीं है कि वो खगोल की गणना कर सके। उस समय ये बताते हैं कि 365 दशमलव इतने 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 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो कितना महान वैज्ञानिक वो रहा होगा, कितनी गहरी उसकी समझ रही होगी जिसने ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार किया। वारामेल नाम के एक और अपने वैज्ञानिक हुए हैं जिनका उज्जैन में जन्म हुआ। और देखिए पूरी दुनिया में पहले पृथ्वी के केंद्र के रूप में उज्जैन को ही माना जाता था, पृथ्वी के सेंटर के रूप में उज्जैन को माना जाता था। मैंने इसके ऊपर पढ़ाई नहीं की है अभी कि अभी भी जो पृथ्वी का सेंटर है, जो रेखाएं गुजरती हैं वो कहां पर गुजरती हैं। कोई हमारा श्रोता चाहे तो इसके ऊपर वो छानबीन कर सकते हैं। भास्कराचार्य नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को अपनी बेटी के नाम पर लिखे हुए, उन्होंने उस ग्रंथ में लीलावती में लिखा है कि कैसे ग्रह, उनकी बेटी जब उनसे पूछती है कि जो ग्रह हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत भारी हैं, तो ये आकाश में रुके हुए कैसे हैं। तो भास्कराचार्य उस समय बताते हैं कि वो अपने एक दूसरे के बल पर, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के ऊपर एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं। आप और हम तो कहेंगे जी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो ये 200 250 300 साल पहले न्यूटन ने दिया, उसने पेड़ से सेब को टपकते हुए देखा। लेकिन शोध किया जाए तो यह साफ हो सकता है कि न्यूटन से पहले भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारे भारत के वैज्ञानिकों के पास था। यदि उनके पास नहीं होता तो वो पृथ्वी और सूर्य की दूरी का अंदाजा नहीं लगा सकते थे, बता नहीं सकते थे। शून्य भारत ने दी है, ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, फिल्मों के अंदर भी आता है। दशमलव भारत ने दी है, वो नहीं देता तो चांद और सूरज की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ठीक है, आधुनिक विज्ञान के लिए धरती से सूर्य की, चांद सूरज की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों के लिए ये कोई मुश्किल नहीं था। अब ये जो नया कैलेंडर है, अब ये नया कैलेंडर देखने में बड़ा आसान है कि इसके अंदर कोई चक्कर नहीं है तिथि का याद करने का, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 1 के बाद 2 तारीख आएगी, 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 4 आएगी, 4 के बाद 5 आएगी, ऐसे ऐसे महीने हैं। मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है और बहुत बिना कैलकुलेशन के है, बिना, बहुत सिंपल है, इसलिए पूरी दुनिया में इसको अपना लिया गया। ये सुविधाजनक तो है, दैनिक किसी को मेहनत मजदूरी करनी है, किसी को हिसाब किताब लगाना है, किसी का गणित कमजोर है और उसको कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन ये काल गणना के आधार पर, खगोलीय ग्रहों की गणना के आधार पर, पंचांग के आधार पर कैलेंडर का जो व्यवहारिक बेस होना चाहिए, उस बेस के ऊपर पूरी तरह से बेसलेस और फॉल्स है। इसका कोई भी विज्ञान से दूर दूर तक, काल गणना या मैथ से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हजारों वर्षों से देखिए भारत के अंदर जन्माष्टमी से लेकर, रामनवमी से लेकर, संवत्सर से लेकर, हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह जन्म होता है, कुछ भी होता है, एक हवन हम सुबह सुबह करते हैं,
तो हम संकल्प करते हैं, तो उस संकल्प में हम सृष्टि संवत से शुरू करते हैं कि सृष्टि कब से शुरू हुई, आज क्या वार है, क्या दिन है, मेरा क्या गोत्र है, मैं किस स्थान पर ये शुभ काम कर रहा हूं, ग्रहों की गति इस समय आज के दिन क्या है, नक्षत्र कौन सा है, सूर्य की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है। मतलब हमारी जो पूजा पाठ की पद्धति है उसमें संकल्प करने की पद्धति है। जब हम जल को हाथ में लेते हैं, और जल के बारे में ये कहा जाता है कि जल पूरी दुनिया में यूनिवर्सल सोलवेंट भी कहा जाता है, यूनिवर्सल कूलेंट भी कहा जाता है, कि वो गुण ग्रहण कर लेता है। जिस आप उसको लोटे में डालें तो लोटे जैसा बन जाएगा, गिलास में जाए तो गिलास जैसा बन जाएगा, गर्म में डालें तो गर्म हो जाएगा, ठंडे में डालें तो ठंडे हो जाएंगे। मतलब जल के अंदर अद्भुत गुण है ग्रहण करने का। तो उस जल को हाथ में लेकर जब हम ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर के साथ और ब्रह्मांड के ग्रहों की लोकेशन के हिसाब से, अपने गोत्र के हिसाब से, कुल के हिसाब से, स्थान के हिसाब से जब कनेक्शन हम स्थापित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक सत्ताओं के साथ, शक्तियों के साथ कनेक्शन जरूर मिलता है। मोबाइल से पहले तो हो सकता है आप और हम मोबाइल को भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन आज से अगर 50 साल पहले किसी को कहा जाता है कि आप किसी एक छोटे से डिब्बे के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज सुन पाएंगे, तो हो सकता है बहुत से व्यक्ति यकीन नहीं करते। किसी की फोटो देख पाएंगे, वीडियो चलता हुआ देख पाएंगे, तो लोग यकीन नहीं करते। लेकिन आज छोटे से मोबाइल में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो वेव्स पकड़ता है, किस प्रकार से वो विज्ञान के ऊपर काम करता है। तो हमारा भारतीय कैलेंडर पूरी तरह से 100% वैज्ञानिक है। स्टीफन हॉकिंस के नाम से एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ टाइम के नाम से एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि और समय एक साथ शुरू हुए। वो ये कहते हैं कि सृष्टि, ये पूरी दुनिया, ब्रह्मांड और टाइम एक साथ ट्रेवल करना शुरू किया, और जैसे जैसे समय बीतता गया ये पूरा ब्रह्मांड फैलता चला गया, और इसी को उन्होंने बिग बैंग थ्योरी के नाम से उन्होंने कहा। और इसी को हमारे दर्शनों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में ये कहा गया कि अव्यक्त से व्यक्त की अवस्था में ब्रह्मांड आया, और कब तक रहेगा, जब तक सृष्टि है। उसके बाद स्टीफन हॉकिंस एक सवाल करते हैं कि सृष्टि से पहले क्या था। अब इस सवाल के ऊपर वो मौन हो जाते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं है, वो फेल हो जाते हैं। स्टीफन हॉकिंस जो व्हील चेयर के ऊपर चलते हैं, जिनकी केवल थोड़ी सी मांसपेशियां हिलती हैं, जो बोलते भी नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो लेक्चर देते थे, अभी तो उनकी डेथ हो गई थी, वो जब कॉलेज टाइम में थे तो उसी समय उनको कुछ ऐसी बीमारी थी कि उनकी मांसपेशियां धीरे धीरे डेड होनी शुरू हो गई, और लास्ट समय में तो वो केवल व्हील चेयर के ऊपर होते थे और केवल पुतलियां हिलाते थे, और हल्की सी उनके होठों की मूवमेंट होती थी। उसी से वो लेक्चर पूरी देश और दुनिया की यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर लेक्चर देते थे, और उनके लेक्चरों को यह माना जाता है कि खगोल विज्ञान में जो स्टीफन हॉकिंस ने कहा वो आधुनिक विज्ञान में अकट्य है। तो वो सृष्टि से पहले क्या था, इसके ऊपर फेल हो जाते हैं। तारा मरता है तो उसका पूरा प्रकाश, उसकी एनर्जी खत्म होती है, ब्लैक होल बनता है। इन सारे प्रश्नों के बारे में वो मौन हो जाते हैं, उनके पास इनके उत्तर नहीं है। हम ये कहते हैं कि यदि हमारे चारों वेदों का, दर्शनों का ठीक से अध्ययन किया जाए, वैज्ञानिक इसके ऊपर शोध करें, तो जिन सवालों के उत्तर स्टीफन हॉकिंस के पास नहीं है, उन सवालों के उत्तर भी हमारी वेद, दर्शन, उपनिषद में, हमारे खगोल वैज्ञानिकों में जरूर मिल सकते हैं। आवश्यकता उसके ऊपर शोध करने की है। तो आज 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर को एक संकल्प कर ली। देखिए, आपको अब फ्लाइट बुक करवानी है तो आपको अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से करवानी पड़ेगी। आप फेसबुक के ऊपर कुछ पोस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो डेट और टाइम आएगी वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आएगी। हम उसको बदल नहीं सकते। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में है कि हमारा यदि पंचांग पूर्ण वैज्ञानिक है तो हमें मजबूरी में रोमन कैलेंडर का प्रयोग करना पड़े तो कोई भी बात नहीं। हम कैलेंडर तो बदलेंगे कल, लेकिन हम अपनी संस्कृति नहीं बदलेंगे। हम अंग्रेजी 2000 साल पुराने अंग्रेजी कैलेंडर को तो हमें मजबूरी में प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन हम ये भी स्मरण रखेंगे कि हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को शुरू होता है। उस नववर्ष में जब उस नववर्ष की शुरुआत होती है तो हमारे पूरे शरीर में, हमारी पूरी बॉडी रिचार्ज होती है। हमारे पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा आती है। जैसे मोबाइल की बैटरी रिचार्ज होती है ना, ऐसे ही हमारी बॉडी रिचार्ज होती है। उस समय नवरात्र का समय होता है, और वो नवरात्र का समय ऐसा होता है जिसके बारे में जो बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, सर्केडियन क्लॉक के बारे में जो आधुनिक विज्ञान ने शोध किया है, उसने भी ये प्रमाणित कर दिया कि हमारा ये जो शरीर है इसका ब्रह्मांड के साथ एक तारतम्य है।
हमारे शरीर की एक एक कोशिका, हमारा पूरा शरीर ब्रह्मांड की तरह है। हमारे यहाँ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहा गया है, एम ब्रह्मास्मि कहा गया है कि पूरा ब्रह्मांड एक शरीर के अंदर है। हम एक ब्रह्मांड के एक प्रतिरूप है, एक उसकी अलग प्रकार से उसका एक ब्लूप्रिंट है, उसकी हम एक कॉपी है। तो हमारे यहाँ हमारे शरीर के अंदर भी जब नया साल आता है, नवरात्र मनाए जाते हैं, तो नवरात्र के समय आपने एक सुना होगा कि हम व्रत करते थे, उपवास करते थे। तो हमारे नवरात्र के समय, चैत्र के समय एक और कहा गया है, आयुर्वेद में कहा गया है कि चैत्र के समय यदि कोई नीम की कोपले खाता है तो उसका ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। उसको ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ने से जो होने वाले रोग हैं वो रोग नहीं होते। जब उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, अब ये शोध हो चुके हैं कि एक हमारे शरीर के अंदर जब कोई कोशिका बागी होती है और वो कैंसर की कोशिका बनती है तो वो 30 गुना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, ग्लूकोज का कंजप्शन करती है। तो हमारे शरीर के अंदर जब हम नवरात्रों में, नव वर्ष चैत्र में प्रतिपदा के अवसर पर जब उपवास करते हैं तो हमारी वो कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाएं अपने आप हमारे शरीर के अंदर वो भोजन का हिस्सा बन जाती हैं। कैंसर हमारे शरीर के अंदर पनपता नहीं है। नए साल में नई चेतना आती है, हमारे भारतीय नववर्ष में नई शक्ति आती है, नया उत्साह होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा लगता है कि पूरे मौसम के अंदर, पूरे वातावरण के अंदर एक उल्लास आ जाता है। पेड़ों के ऊपर नए नए फूल लगते हैं, नए नए फल लगते हैं, नई नई कोपलें आती हैं। धरती के अंदर एक नयापन होता है, मौसम के अंदर एक नयापन होता है। पूरा पूरा मानव मन ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों से लेकर पूरा वातावरण उल्लासित होता है, आह्लादित होता है। मौसम का परिवर्तन होता है, फसल पककर तैयार हो चुकी होती है। पूरी दुनिया में देखिए, मार्च अप्रैल के समय, प्रतिपदा के आसपास के समय को फाइनेंशियल ईयर के रूप में मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है। भारत के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी जो बजट ईयर होता है वो दिसंबर में या जनवरी में खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिसंबर और जनवरी में खत्म हो ही नहीं सकता। दिसंबर और जनवरी में कोई भी फसल पककर तैयार नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है वो पहले पुराने समय में चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को ही होता था, हमारे भारतीय मान्यताओं के अनुसार ही होता था। और आज भी पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल ईयर मनाया जाता है वो 31 मार्च को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि दिसंबर में कुछ ऐसा होता ही नहीं है। आनंद से, उल्लास से भरकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जब भारतीय नववर्ष आता है तो उस समय वृक्ष अपनी पुरानी पत्तियों को गिरा देते हैं, उनके ऊपर नई नई कोपलें आती हैं, बादल सागर से भरकर चलते हैं बरसाने के लिए, खेतों में बरसाने के लिए चलते हैं। तो ये नया साल, हमारा नया साल केवल हमारे यहाँ केवल एक संवत नहीं है, शक संवत है, विक्रमी संवत है, फसली संवत है, बांग्ला संवत है, बौद्ध संवत है, जैन संवत है, खालसा संवत है, तमिल संवत है, तेलुगु संवत है, मलयालम संवत है। लेकिन अंग्रेजी में केवल उनके पास घिसा पिटा एक अंग्रेजी कैलेंडर है जिसके 3 महीने किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक नहीं है, जिसमें पहले 10 महीने होते थे, फिर 12 महीने कर दिए, महीनों के दिन कुछ होते थे, फिर कुछ दिन कर दिए, फिर लीप ईयर जोड़ दिया। तो इसमें कोई भी वैज्ञानिकता नहीं है, तार्किकता नहीं है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। तो हमारा नया साल मार्च के महीने में शुरू होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होगा। तो हम अपने नव वर्ष को जरूर याद रखें। कैलेंडर हमें मजबूरी में बदलना पड़े तो बदलें, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को नहीं बदलना है। अपनी संस्कृति को सदैव स्मरण रखना है। और हमारे पास कैसे वैज्ञानिक रहे हैं उनकी हमने एक छोटी सी चर्चा आज आपके सामने की है। आज क्योंकि समय कम है और हमारा जो नव वर्ष है, हमारी जो प्रतिपदा है, भगवान राम के सिंहासन से जुड़ी हुई है। लाखों साल पहले जब भगवान राम ने सिंहासन के ऊपर, युधिष्ठिर ने इसी दिन राज्याभिषेक धारण किया था। संत झूलेलाल, गुरु अंगद देव जी की जयंती, इन सब के साथ हमारा पूरा इतिहास नव वर्ष के साथ, प्रतिपदा के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको ठीक लगा हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही हमारे पूर्वजों का गौरव, हमारी भारतीय संस्कृति का गौरव हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।